गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं है तो ध्यान रखा करो मेरे भाई, अच्छे रहा करो। और बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं सर, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई, आज की क्लास को टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज मेरी देखो कटिंग बटिंग भी हो गई है ना। अब चलो देखो, बात ऐसी है मेरे भाई कि मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा था आपकी, और ये वापस मतलब ये क्या है, स्विच मतलब स्विच क्लिक हो गया, उसकी वजह से पूरी की पूरी क्लास चली गई थी। मतलब 45-50 मिनट तक मैंने तुम्हें रो रो कर मतलब फालतू में समझाया, और ये क्लास ने पूरी की पूरी मिट्टी कर दी, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास अब चालू है, ठीक है। और तुम्हारी क्लास तो आएगी, तुम्हारी क्लास का आना तय है मेरे भाई, है ना। तो आंधी तूफान टल जाएंगे लेकिन तुम्हारी क्लास नहीं टलेगी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई आज की क्लास को, वक्त बर्बाद ना करते हुए, ठीक है। इस चैप्टर में देखो मेरे भाई, अब थोड़ा सा मतलब क्या है, अपन को स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस भी अपन कर रहे होंगे, है ना। चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस भी अपन कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा अपन को दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत क्या मतलब, थोड़ा सा समझ भी रहे होंगे, टाइम की थोड़ी सी क्या रहेगी, पाबंदी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड से लेंगे मेरे भाई। चलो तैयार हैं आप सभी, बताओ मेरे साथ। हाँ, कटिंग करवा ली मेरे भाई, लग गए पैसे, अब खुश हो तुम, तुम्हारे नालायक हो। चलो ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। कल देखो अपन ने पढ़ लिया था, अब जितना पढ़ लिया था उसके बाद में हम पढ़ रहे थे समझाती श्रेणी। समझाती श्रेणी में अब देखो जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे अपन, ठीक है ना। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कर रहे थे ना अपन, एल्कोहल से कर रहे थे, कीटोन से कर रहे थे, एल्डिहाइड से कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कर रहे थे, नाइट्रो से कर रहे थे, क्लोरो से, फ्लोरो से, ब्रोमो से, आयोडो से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे सर, ठीक है। तो देखो ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है। चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, CH3COH, C2H5OH या C3H7OH या फिर C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, देखो यहां से ये क्या है मेरे भाई, ये समझाती श्रेणी की परिभाषा है। क्या है? समझाती श्रेणी की परिभाषा, ठीक है ना। यहां से अपन करेंगे इसको, और ये यहां तक, तो ये यहां तक पूरी की पूरी, ये क्या है? समझाती श्रेणी की परिभाषा है मेरे भाई, ठीक है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? समझाती श्रेणी कहते हैं। आगे देखेंगे, अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समझाती श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें, उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद में, एक के बाद में एक में, जैसे मेथेन के बाद में एथेन को देखे, प्रोपेन के बाद में ब्यूटेन को देखे, इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे CH4 देखा है, CH4 का मतलब क्या है? मेथेन। C2H6 का मतलब क्या है? एथेन। तो मेथेन से एथेन में आए हैं, तो तुम देखोगे कितने का अंतर है? CH2 इकाई का अंतर है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि CH2 का अंतर होगा मतलब कि 14 AMU का अंतर होगा। कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो 12 और 2 टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से C2H6 तथा C3H8, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है मेरे भाई, एक CH2 इकाई का क्या है? अंतर है। आगे देखेंगे अपन, आगे देखेंगे मेरे भाई। देखो ये मैंने पूरा पढ़ा रखा था, लेकिन अब क्या हो गया, दोबारा चला गया था, कोई बात नहीं। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 U है प्लस, तथा हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान कितना है? 1 U है। तो देखो भाई, कार्बन और अंतर कितने का था? CH2 का अंतर था। हाँ, हम बता सकते हैं, इन युगों के बीच में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमानों के बीच में कितने का अंतर होगा? 14 AMU का अंतर होगा सर। तो देखो CH2, तो यहाँ पे C का मतलब कितना है? 12, और H का मतलब कितना है? 2। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना AMU का अंतर आ जाएगा मेरे भाई? ये 14 AMU का अंतर आ जाएगा। कितने AMU का अंतर आ जाएगा? 14 AMU का अंतर आ जाएगा। आगे देखेंगे, इसी प्रकार एल्किनों की समझाती श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? एथेन का सूत्र C2H6 है, C2H6 है, जिसके देखो एथीन का पूछ रहा है ये। एथीन का कितना हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4, जिसके बारे में हम पहले इसमें अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र, ये तो एथीन है, एथीन का सूत्र तो C2H4 हो गया। देखो एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा सर? एथीन का सूत्र हो जाएगा C2H4, ठीक है। और एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? C2H6। उत्तरोत्तर सदस्यों के C3H6, C4H8, C5H10 क्या है?
H10 है। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? तुम देखोगे कि हाँ सर इनमें भी CH2 इकाई का ही अंतर है। देखो मेरे भाई मैं फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 45 मिनट हो चुकी थी पढ़ाते पढ़ाते, है ना। अब थोड़ी सी थकान सी लग रही है, क्योंकि देखो शरीर में, तुम्हें बोल रहा था पहले ही, आज हम पूरी एनर्जी के साथ आए थे और मैंने इतना शानदार तरीके से पढ़ाया था पूरी क्लास में, लेकिन बाद में जाके पूरी की पूरी मिट्टी हो गई कि स्विच क्लिक होने से पूरा पूरा गड़बड़ा गया सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? बताओ, कोई संबंध प्रतीत होता है? हाँ सर, इनमें CH2 का अंतर है, मतलब कि सब में ही 14 AMU का अंतर है, ये संबंध है। एल्किनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n बराबर में 2, 3, 4। क्या आप इसी प्रकार एल्केनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। एल्केन के लिए CnH2n प्लस का 2 सामान्य सूत्र होता है, जबकि एल्किन के लिए CnH2n होता है और एल्काइन के लिए CnH2n माइनस का 2 होता है। ठीक है, उससे हम किसी के भी सूत्र बना सकते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी, जब किसी, कहां पे गया, हाँ, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा मेरे भाई, जैसे जैसे किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा, मतलब उसके गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसी के साथ साथ इसने क्या बोला है कि उसके भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुणधर्मों में क्या होगा, क्रमबद्धता दिखाई देगी, मतलब कि उसमें परिवर्तन दिखाई देंगे। दूसरा उसके अलावा क्या, कि रासायनिक गुणधर्म उसके क्या होंगे मेरे भाई, समान होंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे मेरे भाई, समान होंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4.2 में देखेंगे, सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमान में अंतर की गणना कीजिए। CH3OH दिख रहा है मेरे भाई, CH3OH है। अगर नहीं दिख रहा तो बुक लेके बैठेंगे मेरे भाई, बुक में देखते जाएंगे साथ साथ, है ना। मैं आपकी ही बुक पढ़ा रहा हूं, ये वही बुक है, ठीक है। देखो, तथा C2H5OH तथा C3H7OH तथा C4H9OH, इन तीनों में कोई समानता है? हाँ सर, CH2 का अंतर है। यही समानता है कि इन तीनों में ही क्या है, CH2 का अंतर है। एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए एल्कोहलों को, ठीक है। मतलब कि एल्कोहल का समूह है, OH जुड़ा हुआ है ना, सब में OH जुड़ा हुआ है। और देखो सब में OH जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक ही प्रकार के वो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी, जिसको हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कार्बन के बढ़ते हुए क्रम में। तो कैसे होगा बताओ? तो तुम बोलोगे सर पहले होगा CH3, फिर C2H5, है ना, फिर उसके बाद में क्या होगा, C3H7, फिर C4H9, है ना, फिर उसके बाद में C5H11, इस तरीके से होगा, ठीक है। सारणी 4.3 में देखो, फिर इसने क्या बोला है, क्या इनको एक समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? हाँ सर, समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है, ठीक है। सारणी 4.3 में क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि सब में एल्कोहल जुड़ा हुआ है। एक ही प्रकार के प्रतिस्थापियों ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अपने आप को क्या किया है, उनकी जगह पे रखा है। सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूह के लिए 4 कार्बन तक के यौगिकों वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों के आधार बेसिक कार्बन की उन्मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है, जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए एल्कोहल के नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल। निम्नलिखित विधि के द्वारा किसी भी कार्बन यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। तो इसमें जो कार्बन होंगे मेरे भाई, अगर देखो जो कार्बन होंगे वो मूल श्रृंखला बनाएंगे, और इनमें आबंधों की जो प्रकृति होगी मेरे भाई, उसके आधार पर हम क्या कर रहे होंगे, आबंधों के प्रकार के आधार पर, आबंधों की प्रकृति के आधार पर हम क्या कर रहे होंगे, उनमें अनुलग्न लगा रहे होंगे। जैसे 1 होगा तो एन लगेगा, 2 होगा तो ईन लगेगा, 3 होगा तो आइन लगेगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन लगेगा। बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम बोलोगे हाँ सर लगेगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यौगिक जो भी होंगे उनमें आपको क्या करनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी। कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो एप्ट, 8 है तो 7 है तो हेफ्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डैक। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम प्रोपेन होगा। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। आगे देखेंगे,
देखो ये वाली जो चीज है मेरे भाई ये इंग्लिश वालों के लिए है जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, अपन तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वैसे कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेते हैं। यदि प्रक्रियात्मक समूह का अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, मतलब अनुलग्न जुड़ रहा हो उसमें, मान लो कि कोई ऐसा नामकरण है जिसमें अनुलग्न जुड़ रहा हो, तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर AEIOU से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्नलिखित विधि के नाम से दिया जाएगा। जैसे प्रोपेन है मेरे भाई, यहाँ पे ई जुड़ा तो इस ई को क्या करेंगे, हटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ। तो AEIOU होंगे, ये देखो ये स्वर होंगे ना मेरे भाई, AEIOU। ये इंग्लिश वालों के लिए है मेरे भाई जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ये AEIOU, AEIO का मतलब यहाँ पे स्वर है ओ, यहाँ पे ओ आया है। अगर ओ आया है तो हम क्या करेंगे, पहले वाली श्रृंखला में से इस ई को हटाएंगे। जैसे कि यहाँ पे PROPAN है ना, तो अब ये लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इस ई को हटाएंगे, इस ई को हटाकर सीधा का सीधा ओन जोड़ देंगे और ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्रोपेनोन बन जाएगा। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी 4.4 के अनुसार ईन या आयन से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी तथा त्रिआबंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाएगी। मतलब एक आबंध की होगी तो प्रोपेन, 2 होगी तो प्रोपीन और 3 होगी तो प्रोपाइन कहलाएगी। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे हैलोजन ग्रुप था जिसमें हम पूर्व लग्न की बात कर रहे थे। पूर्व लग्न में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन जोड़ा है हमने, यहाँ पे 3 कार्बन लिए हैं, मेथ, हेथ, प्रोप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है। देखो जब अणु, अब मैं पूछूं कौन सा अणु जुड़ा हुआ है तो तुम बोलोगे विषम परमाणु कौन सा जुड़ा हुआ है, तुम बोलोगे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इसका नामकरण जब करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन न लिखकर क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोरो। और ये क्या है, हैलोजन समूह के, ये पूर्व लग्न है मेरे भाई। ये क्या है, पूर्व लग्न है, मतलब पहले जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोपेनोल जुड़ा, प्रोपेन के बाद में ओल जुड़ा, प्रोपेन के बाद में ओल जुड़ा, ओल जुड़ा तो बाद में जुड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं, अनुलग्न। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन से पहले क्या जुड़ा, क्लोरो, तो ये क्लोरो पहले जुड़ा, तो इसको बोलेंगे पूर्व लग्न। तो देखो पूर्व लग्न क्या हो जाएंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे यहाँ पे क्लोरो प्रोपेन लिखा, ब्रोमो प्रोपेन लिखा, फ्लोरो प्रोपेन होता, आयोडो प्रोपेन होता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बात की हमसे, क्लोरो प्रोपेन और ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो क्लोरो ब्रोमो है ये पूर्व लग्न है, मतलब पहले जुड़ते हैं। ये जो अल्कोहल था यहाँ पे, तो अल्कोहल का ओल जुड़ता है जिसको अंत में जोड़ते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। जो पीछे जुड़ते हैं अनुलग्न, जो पहले जुड़ते हैं पूर्व लग्न। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड में आता है एल, तो मेथ, एथ, प्रोप तो है ही, प्रोप सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब ये इस डबल बॉन्ड को नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि तो क्रियात्मक समूह का है। एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, CHO, तो इस डबल बॉन्ड को नहीं जोड़ेंगे। इस डबल बॉन्ड को क्यों नहीं बोलेंगे सर, इसमें इन क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाई क्योंकि प्रक्रियात्मक समूह है। क्या सामान्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, सामान्य श्रृंखला में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो मेरे भाई जब सामान्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो हम उसको प्रोपेन ही बोलेंगे और उसमें एल जोड़ करके बन जाएगा, प्रोपेनेल बन जाएगा। ठीक है, अब कीटोन की बात करें, कीटोन में अनुलग्न जुड़ेगा ओन, तो अब यहां पे भी देखेंगे तो ये ओ जुड़ा हुआ है ना, इसको ओ को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये तो प्रक्रियात्मक समूह है मेरे भाई, है ना, तो इसकी तुलना नहीं करनी। तो अब क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोपेनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न हो जाएगा, ओइक एसिड, अनुलग्न का मतलब पीछे ही जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। प्रोपेन तो है ही, ओइक अम्ल और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। आगे देखेंगे एल्कीन, तो ईन जुड़ेगा तो प्रोपीन हो जाएगा, एल्काइन तो आइन जुड़ेगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3, जिसको बोलेंगे अपन तो क्या, एक तो बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, क्या बोलेंगे मेरे भाई, पेंटेन। दूसरा होगा आइसोपेंटेन, क्या होगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, देखो मैं इसकी पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, उसमें मैं पूरे अच्छे तरीके से समझा के और लिख दूंगा। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे दोनों, उनको भी मैं लिख दूंगा। ठीक है मेरे भाई, अभी तो इतना ही समझेंगे कि बस ओनली थोड़ा सा कि भाई हाँ ठीक है, ठीक है। ये पेंटेन, आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके समावयवी हो जाएंगे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके समावयवी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ।
नियोपेंटेन, है ना। तो कौन कौन से? पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। देखो कार्बन के, अब इनकी संरचना है, संरचना है वो मैं आपको मतलब चीज मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। उस पीडीएफ में देखेंगे पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अगर नहीं मिलती है तो आप मतलब खुद से सर्च करेंगे, चीजों को खुद से सर्च करोगे तो ज्यादा ध्यान रहेगी। उसमें क्या होगा, जैसे पेंटेन की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन तो इस तरीके से हो जाता है कि भाई 1 2 3 4 5, 5 जुड़ गए। अब उसमें क्या होगा, एक में कि इस तरीके से 4 जुड़े होंगे, 2 3 और 4, और इस कार्बन के साथ आगे जुड़ के यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ी हुई होंगी, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। इस तरीके से यहाँ पे इसको बोल देंगे आइसोपेंटेन मेरे भाई, है ना। ऐसे इस संरचना में देखो, इस ये संरचना बन गई, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़। अब इसमें अंतर क्या हुआ कि एक कार्बन से एक कार्बन अलग हो गया, जिसको हमने क्या बोला है, ये इस तरीके से बोला है। एक कैसी श्रेणी हो जाए, एक कैसी श्रृंखला बन जाएगी, एक इस तरीके से बन जाएगी। देखो यहाँ पे कार्बन है 1 2 और 3, एक ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे कार्बन इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब इनकी संयोजकता 4 4 कर लेंगे अपन, है ना। तो 4 संयोजकता करने के लिए 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। ये इस तरीके की संरचना बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे हम? नियोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? नॉर्मली पेंटेन हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता को 4 कर लेंगे और ये संरचना बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? बताओ कौन कौन सा है। तो तुम बोलोगे सर कौन कौन सा है बताओ। पहला तो श्रृंखलन था, क्या था? श्रृंखलन। और दूसरा कौन सा था? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब संयोजकता कितनी है? 4। कितनी है मेरे भाई? 4 है। तो 2 गुण समझ में आ गए कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो श्रृंखलन और एक दूसरा चतुसंयोजकता। ठीक है, आगे देखेंगे साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लोपेंटेन, जब मैंने साइक्लोहेक्सेन की करवाई थी तो उस साइक्लोहेक्सेन में क्या करेंगे भाई? 6, उसमें तो मतलब क्या थे? देखो उसमें 6 क्या थे अपने पास? कार्बन थे। 6 क्या थे मेरे भाई? कार्बन। देखो यहीं पे समझा देता हूं। पेंटेन बनाना था साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का मतलब साइकिल में पेंटेन बनाना है। तो कैसे होगा? इस तरीके से कार्बन को जोड़ेंगे मेरे भाई। देखो कार्बन, 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 और एक जोड़ देंगे यहाँ पे 5, और ये इस तरीके से। दिख गया सभी को? नहीं दिख रहा है तो देखो दिख गया। अब ये साइक्लो बन गई, साइक्लो बन गई। अब इसमें क्या जोड़ देंगे अपन? कार्बन जोड़ देंगे। तो 2 कार्बन तो है इधर, 2 कार्बन इधर जोड़ देंगे। इसमें भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर जोड़ देंगे। इसमें भी 2 कार्बन जोड़ देंगे, एक इधर एक इधर। इसमें भी 2 कार्बन जोड़ देंगे, एक इधर एक इधर। बताओ हो गई कि नहीं हो गई? इसमें भी 2 कार्बन जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, साइक्लोहेक्सेन में क्या था? 6 है, 6 कार्बन थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल की बताओ कर दोगे? एथेनोइक अम्ल की बताओ कर दोगे क्या? एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं बताओ? एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं? जल्दी बताएंगे। सर एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH, CH3COOH होता है सर। CH3COOH होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे। इसलिए गंदा लगता है मुझे मेरे भाई, पता नहीं क्या सिस्टम। चलो छोड़ो, कोई नहीं, इसमें कर लेंगे अपन तो।
एथेनोइक अम्ल की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे? एथेनोइक अम्ल की। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। तो देखो इधर देखेंगे क्या होता है सर, CH3COOH होता है सर, ये होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र, CH3COOH। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, मैं इसको यहीं करके बता रहा हूँ। कार्बन हो गया इस तरीके से, 2 कार्बन था, H कितने हैं मेरे भाई? 4 हो गए, तो 3 तो इसी के साथ लग जाएंगे, H H और H। ठीक है, CH3C और डबल बॉन्ड तो लगेगा इसमें, क्यों? क्योंकि एथेनोइक है। देखो ओइक अम्ल है, एथेनोइक, एथेन प्लस में ओइक, एथेन प्लस में ओइक, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन एथेनोइक को? सर एथेन तो है ही, एथेन तो है ही, प्लस में ओइक अम्ल और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल के लिए तो क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल के तो लिए सर ये इस तरीके से जुड़ेगा अपने पास, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? COH, C डबल बॉन्ड के साथ H जुड़ता है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और एथेनोइक के लिए कार्बन कार्बन 2 होने चाहिए, तो ये बन गया CH। देखो CH3CO, एक बार O जुड़ेगा यहाँ पे, O लिखेंगे O, ठीक है, और एक इसके साथ H जुड़ेगा इस तरीके से, या इसको सीधा OH भी लिख सकते हो तुम। क्या लिख सकते हो मेरे भाई? OH भी लिख सकते हो इसको। देखो इसको OH भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको OH भी लिख सकते हैं। ये लो, ये इसकी संरचना हो गई मेरे भाई, ये क्या बन गई? इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी संरचना बन गई एथेनोइक अम्ल की। ठीक है, अब जैसे ब्रोमोपेंटेन की बनाएंगे, ब्रोमोपेंटेन के लिए क्या करेंगे भाई? पेंटेन तो हमने बनाया ही था, बताओ बनाया था कि नहीं बनाया था? सर हाँ सर, पेंटेन तो बनाया था आपने। देखो मेरे भाई इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बोर्ड में, पता नहीं क्या आ रहा है, बारिश के मौसम की वजह से इसमें भी दिक्कत आने लग जाती है मेरे। देखो मेरे भाई अब समझ में आएगा अपने पास ज़्यादा, अब ये थोड़ा सिस्टम। कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ब्रोमोपेंटेन के लिए कैसे होगा सर? यहाँ पे इस तरीके से कार्बन जुड़ेगा, देखो कार्बन जुड़ेगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। क्या था ये? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन था, तो एक H की जगह ब्रोमो जुड़ जाएगा और बाकी की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बताओ, अब देखो मेरे भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखो पेंटेन की संरचना बनानी थी, तो सर ये लो पेंटेन की संरचना ये हो गई, हमने तो पेंटेन की संरचना बना दी थी। ये लो, आपने पेंटेन की संरचना की कही थी, तो हमने पेंटेन की संरचना बना दी। अब बताओ इसमें क्या करें? यहाँ पे पेंटेन की संरचना सर मैंने बना दी थी पेंटेन की संरचना, लेकिन यहाँ पे बेटा ब्रोमोपेंटेन है। क्या है? ब्रोमोपेंटेन है। तो जब ब्रोमोपेंटेन है मेरे भाई, तो इस H को एक H यहाँ से हटेगा और क्या जुड़ेगा मेरे भाई? Br जुड़ेगा, जिसको हम ब्रोमो बोलते हैं। तो अब बताओ ब्रोमोपेंटेन बना कि नहीं बना? तो बोलो हाँ सर बन गया। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ब्रोमोपेंटेन का सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा सर सी कितने हो जाएंगे? 5, C5 H11 और Br, ये इसकी सूत्र हो गया C5 H11 Br। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत आई तो? देखो मेरे भाई इसमें और समझ लेते हैं, मैं एथेनोइक अम्ल को फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना ब्रोमोपेंटेन की? चलो अब सही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा था तुम्हें? मैं यहाँ पे दिखा रहा था एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल में क्या है मेरे भाई? एथेनोइक अम्ल को अगर देखें अपन, एथेनोइक अम्ल को देखें, आवाज आ रही है ना मेरे भाई? एथेनोइक अम्ल को अगर अपन देखें तो एथेन तो अलग होगा, एथेन अलग होगा, प्लस में ओइक अम्ल अलग होगा, और इस ओइक अम्ल को हम लिखते हैं C के साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH। ये अपने पास इस तरीके से होता है ओइक अम्ल का। ओइक अम्ल का होता है, तुम बोलोगे हाँ सर होता है। एथेन की बात करें तो कार्बन होता है सर 2, कार्बन कितना होता है? 2 कार्बन होता है मेरे भाई। कार्बन कितना होता है? 2 होता है। तो मेरे भाई ये कार्बन जुड़ गया, इसके साथ में मुझे C जोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा बताओ। तो बोलोगे हाँ सर इसके साथ डबल बॉन्ड में O जोड़ना पड़ेगा और OH जोड़ना पड़ेगा, और इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एथेनोइक अम्ल की संरचना हो जाएगी CH3। यहाँ पे एक मिनट, HC H, देखो अब यहाँ पे CH3COOH हुआ कि नहीं हुआ, तुम बोलोगे हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, तुम बोलोगे हाँ सर हो गया। तो इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, एथेनोइक अम्ल। अब जैसे ब्यूटेनोन की बात करें तो ओन जुड़ा है, कीटोन समूह का कौन जुड़ा है, ओन जुड़ा है मेरे भाई, कौन जुड़ा है इसमें, ओन जुड़ा है। कीटोन समूह का कौन जुड़ा है, ओन जुड़ा है। तो ब्यूट के लिए कितना हो, अब तो पहले तो कीटोन समूह होता क्या है सर, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ये कीटोन समूह को रख दिया। अब हमको क्या बनाना है, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन के लिए कार्बन कितना चाहिए सर, 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास एक तो है इसलिए हम 3 और लगा लेंगे। तो ये बताओ, ये इस तरीके से मेथ एथ प्रोप ब्यूट ये बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे तो 2 तो 4 4 पूरा हो ही गया, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब बताओ इसमें कार्बन की जगह सारी चीजें सही हो गई। अब बताओ अब ये किसकी संरचना बन गई मेरे भाई, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, इस पर यहाँ H लिख रहा हूँ ये। अब ये किसकी संरचना हो गई, ये मेरे भाई ये संरचना हो गई अपने पास किसकी, किसकी संरचना हो गई, ये हो गई अपने पास ब्यूटेनोन की। किसकी संरचना हो गई मेरे भाई, ब्यूटेनोन की हो गई, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें और अच्छे से मैं PDF देके तुम्हें समझा दूं, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, चलो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फिर इसके बाद में अपन से क्या ये होगा नहीं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है ना। अब देखो अब हेक्सेनएल की छोड़ रखी है मैंने, एल का मतलब कौन सा जुड़ेगा, अब इसमें कौन सा समूह जुड़ेगा, एल में। एल किसका जुड़ता था, एल्डिहाइड का जुड़ता था, तब इसमें एल्डिहाइड समूह, इस हेक्सेनोल को तुम करोगे मेरे भाई, इस हेक्सेनोल को तुम करोगे, ठीक है ना। एक तुम्हारे लिए दे रहा हूं और 2 कल मैंने दिए थे उनको भी करना है, ठीक है, बाद में PDF दे ही दूंगा, कोई बात नहीं। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है, क्या बताओ, क्या ब्रोमोपेंटेन के मतलब ये संरचना समावयव मतलब क्या है, संभव है या नहीं है, बताओ। बताएंगे सभी, बताओ मेरे भाई, बताएंगे सभी, बताएंगे जल्दी, बताओ बताओ। तो तुम बोलोगे कि हाँ सर ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव भी क्या है, संभव है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ध्यान से लिख लेंगे मेरे भाई इसको, कितनी होती है इनकी संख्या, 8। इसमें लिख रहा हूं मैं हाँ, और कितने समावयव होते हैं, 8 समावयवी, कितने होते हैं, 8 समावयवी होते हैं। ये चीज याद रखनी है मेरे भाई, है ना। ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी संभव है क्या, तो बोलोगे हाँ सर संरचना समावयवी संभव है, और कितने समावयवी होते हैं, तो हम बताएंगे बेटा 8 समावयवी होते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे, तो अब इनका देखो नामकरण कर देते हैं मेरे भाई, ये लो इनका नामकरण भी अभी कर देते हैं अपन। देखो इनका नामकरण करते हैं मेरे भाई, चलो देखेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, मेथ एथ तो है ही, C2H5Br, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, ब्रोमो पहले जुड़ेगा या बाद में जुड़ेगा, पहले तो तुम बोलोगे सर ब्रोमो पहले जुड़ेगा, इसलिए इसको बोलेंगे ब्रोमो, और यहाँ पे मेथ और एथ, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी, अरे बताओ नालायक को क्या हो जाएगा इसका नाम, बताएंगे मेरे भाई, अरे बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम है, बताओ क्या हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इसका जो नाम हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि पहले लगेगा ब्रोमो, ब्रोमो जुड़ रहा है ना मेरे भाई, ब्रोमो जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है मतलब ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे ब्रोमो। अब ये कितना है C2H5 मतलब एथेन, तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा इसका नाम, क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इसको क्या बोलेंगे, तुम बोलोगे सर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ये इस तरीके से एक समूह जुड़ रहा है, और एथ मतलब ये मेथेन की बात कर रहा है। तो अब ये बताओ अनुलग्न है ये मतलब वो है पूर्व लग्न, और ये कौन सा जुड़ेगा इसमें, बताओ एल्डिहाइड समूह है कि नहीं है, ये एल्डिहाइड है कि नहीं है, एल्डिहाइड का एन जुड़ता है, तो इसका नाम बन जाएगा मेथेनेल। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसी को देखो हेक्स में जोड़ देना, ठीक है ना, इस CHO को हेक्स में जोड़ देना तो हेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बताओ यह क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल बन जाएगा। और इस मेथेनॉल को क्या बोलते हैं, ये चीज और लिख लेंगे, इसको बोलते हैं मेरे बेटे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। देखो अब मैं PDF इनकी बना दूंगा और आपको मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई, है ना। जो पढ़ रहा है रेगुलर वो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो रोएगा बाद में तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। देखो मेरे भाई
यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीजन जो दिख रहा है क्या तुम्हें? अगर ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब प्रक्रियात्मक समूह नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था प्रक्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर हैलोजन समूह होगा या ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ अणु जुड़ा होगा। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है? क्या नहीं जुड़ा हुआ? तो देखो कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई, देखो ये किसी ऑक्सीजन से ट्रिपल बॉन्ड नहीं जुड़ रहा, तो ये क्या बन जाएगा? हेक्साइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? ये हेक्साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हेक्साइन बन जाएगा मेरे भाई। तो इसको लिखेंगे हेक्साइन में। अब 6 के लिए क्या लगते हैं? हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसको लिख देंगे हेक्साइन। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो जो चीजें मैंने करा दी हैं उनको तो मैं नहीं कराऊंगा, बाकी चीजें जो नहीं कराई हैं वो मैं करा दूंगा। देखो ये नामकरण जैसे मैंने नहीं करवाए थे तुम्हें कि किस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन अब मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, और आगे हम समझते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज थोड़ा सा मूड इसलिए अपसेट हो गया मेरे भाई क्योंकि मैंने 45-50 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद में देखो मेरी हालत भी तुम्हें लग रही होगी कैसा हो गया मैं ना। चलो अभी देखते हैं मेरे भाई। आज मैंने देखो पूरा अलग तरीके से सेटअप किया था, और दिन तो मैं तुम्हें यहाँ तक नीचे तक दिखता था, लेकिन आज मैंने तुम्हें यहीं तक दिख रहा हूँ, है ना। तो देखो कितना मैंने मतलब मस्त तरीके से, मतलब बड़ा बड़ा सब कुछ इस तरीके से सेट किया था, लेकिन आज पूरी की पूरी मिट्टी हो गई। चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इस भाग में हम कार्बन यौगिकों कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, तो सर्वप्रथम दहन के विषय में पढ़ेंगे। दहन के बारे में मैंने क्या बताया था देखेंगे। अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश मुक्त करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। तो देखो मेरे भाई पहले अध्याय में अपन ने इनको कर लिया था, अब तुम कहोगे तो इसको करा दूंगा, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश बना रहे थे, ये मैंने आपको कराया भी है। यहाँ पे देखो CH4 जिसको हम मेथेन बोलते हैं, इसको मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, कल भी मैंने बताया था। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मा ये प्रकाश निकालेंगे। यहाँ पे C2H5OH है मेरे भाई। C2H5OH का मतलब क्या हो गया? एथेनॉल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। उसको ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि 2-3 अभिक्रिया को संतुलित करें, मतलब इस वाली अभिक्रिया को और इस अभिक्रिया को क्या करना है? तुम्हें संतुलित करना है मेरे भाई। इस अभिक्रिया को और इस अभिक्रिया को क्या करना है? तुम्हें संतुलित करना है। संतुलित कर दोगे तो देखो मेरे भाई CH4, H कितना है? 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो H 4 हो जाएगा। O कितनी है? 2 है सर, और 2 ये रही, 4 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये संतुलित हो गई। ठीक है, अगली संतुलित करके देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है, तो मैं इसको आगे 2 लगाऊंगा। ऑक्सीजन हो गया 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सर 1 ही है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे मेरे भाई? कार्बन और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लगाऊंगा। 3 लगाऊंगा तो 3 दूनी 6। अब देखो मेरे भाई ये कितनी हो गई? 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2, और ये कितनी है? 1 3। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मिनट, देखो इसको कैसे करेंगे बताओ। इसमें देखो हाइड्रोजन कितना था? 3 और 2 5 और 1 6 था सर, आपने 3 लगा के इसको 6 कर दिया, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे कार्बन चाहिए था, कितना है कार्बन? 1 और 1 2 है। पहले मैं इसको संतुलित करूंगा क्योंकि पहले बड़ी संख्या को संतुलित करते हैं ना मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने ये हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया। 3 और 2 5 और 1 6 थे, तो 3 दूनी 6 कर दिए मैंने, ये कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन भाई अपने पास कितनी है? 2 और 1 3, और इधर कितनी है? 2 और 1 3, तो ऑक्सीजन की तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की दिक्कत आ रही है। कार्बन कितना है मेरे भाई? 1 और 1 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 ही है, तो मुझे इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगी 4 और 1 5। ये लो, अब देखो ये कितनी हो गई सर? ये हो गई 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है, 7 ऑक्सीजन हो गई, ये तो 7 ऑक्सीजन हो गई। तो इसको क्या करेंगे हम? 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये कार्बन वार्बन सब कुछ संतुलित हो गया। देखेंगे सभी संतुलित हो गया। इसको ऐसे ही करना है, दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने तुम्हें बता रखा था कैसे करना है। पहले बड़ी संख्या को संतुलित करेंगे और उसके बाद में छोटी संख्याओं को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। चलो, ये कर दी संतुलित। सावधानी, इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य है। मेरा अनिवार्य था लेकिन मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। साथ कहाँ? एक स्पेचुला में एक करके कुछ कार्बन यौगिकों नैफ्थलीन, कैम्पर, अल्कोहल को लेकर जलाइए। अब इनको सबको जलाओ भाई, ठाला बैठेंगे अपन, जला लेंगे, ठाला तो है ही, कोई बात नहीं। ज्वाला की प्रकृति का प्रक्षेपण कीजिए, प्रेक्षण कीजिए तथा लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं।
ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखी है, इनमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तस्तरी पर कोई निक्षेपण प्राप्त हुआ है क्या? निक्षेपण का मतलब है कोई धुआं धूल वगैरह कुछ जमा हुआ है क्या? ठीक है। एक बुनसेन बर्नर जलाई तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं अथवा धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। नीली मतलब पीली कजली, कजली जानते हो, कजली मतलब काली, ठीक है। ज्वाला कब प्राप्त हुई? पीली कजली, ठीक है, मतलब ऐसी पीली हो लेकिन वो क्या कर रही हो, काजल की तरह हो, काली हो। नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है? तीनों बतानी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। भाई जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनसे कैसी ज्वाला निकलेगी? स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा। कजली का मतलब काजल की तरह काला काला कुछ निक्षेपण होगा, ठीक है। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कजली ज्वाला निकलेगी। देखो मेरे भाई, किसी भी चीज को जलाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन असंतृप्त जो कार्बन होते हैं, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको जलाने पर ये हमेशा कजली धुआं देंगे। कजली मतलब काजल की तरह, मतलब काली पीली धुआं देंगे। काली पीली मतलब मिक्स वाली, ठीक है। तो वो धुआं देंगे। इनसे हमें क्या, तस्तरी जब इनके ऊपर रखेंगे तो हमें निक्षेपण प्राप्त हो जाएगा। क्या निक्षेपण प्राप्त हो जाएगा? भाई काला काला सा काजल, मतलब काजल के टाइम में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? काजल नहीं होता नालायक को कहीं आंखों के लगा लो कि दूंगा थप्पड़, है ना। तो देखो क्या करना है मेरे भाई, उसको क्या करना है, वो निक्षेपण प्राप्त होगा। क्या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जलते हैं तब नहीं देते क्या? हाँ सर नहीं देते, लेकिन अगर उनको आपूर्ति मतलब जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो प्रॉपर नहीं देंगे ना मेरे भाई, अगर हमने उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी तो भी वो क्या करेंगे, फिर वो भी क्या कर देंगे, काली धुआं उत्पन्न कर देंगे। आगे देखते हैं। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा कैरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है, ठीक है। यदि कभी बर्तन के तले काले हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ऑक्सीजन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। क्यों जलते हुए ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं? बताओ, जलते हुए पदार्थ जो होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं? तो क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले तुम्हें, तो आप ध्यान से देखिएगा कि लकड़ी तथा कोयले को जलना आरंभ, तो मतलब जब भी लकड़ी और कोयला जलना आरंभ होता है तो क्या होता है? आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय, दिख रहा है कि मेरे भाई? थोड़ा सा और करो एडजस्ट। देखो मेरे भाई, आगे देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे, देखो कहाँ पे गया। हाँ, आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिन ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो गैसीय जो पदार्थ होते हैं ना मेरे भाई, जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो ही जलने पर क्या करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलो देखो फिर से पढ़ा देता हूं एक बार। क्या आपने कभी कोयला अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? कभी लकड़ी को या मतलब जो कोयला होता है उसको जलते हुए देखा है? तो तुमने देखा होगा कि जो लकड़ी होती है उसको जलाने पर तो वो तो क्या देती है, मतलब क्या देती है मेरे भाई? वो ज्वाला उत्पन्न करती है। लेकिन कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। तुम सर्दियों में तापते रहते हो, वो ज्वाला उत्पन्न करता है क्या? नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो भी लाल रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, लाल रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो अब ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, क्योंकि अब ये लाल ज्वाला क्यों देता है? क्योंकि गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। अगर कोई गैसीय पदार्थ मतलब गैस बन रही होगी उसमें तो ही वो ज्वाला उत्पन्न करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न हो जाता है जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण है बताएंगे। तो बताओ, मोमबत्ती की जो पीले रंग की ज्वाला होती है वो किसके कारण होती है? बताओ, वाष्पशील पदार्थ के कारण होती है क्या? क्या उसमें कार्बन होता है क्या? तो तुम मुझे बताओगे ये चीज, कमेंट करेंगे मेरे भाई कि मोमबत्ती की ज्वाला पीली क्यों होती है, ठीक है। मोमबत्ती की ज्वाला पीली क्यों होती है? कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्र से हुआ है। जैव मात्रा का मतलब है जीवों से हुआ है मेरे भाई, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।
जैविकीय मतलब जीवों पर, तथा भूवैज्ञानिक मतलब जो भी ताप दाब ये वाली सारी जो प्रक्रिया हैं इन पर निर्भर करता है। ठीक है, कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों के अवशेष हैं। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ है। भाई ऐसे निर्माण हुआ है, देखो मैं उस दिन बता रहा था ज्योग्राफी में, मतलब मैं तुमसे कह रहा था कि भूगोल की किताब में पढ़ोगे तुम, है ना, तो इस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? बताओ मेरे भाई, आप मुझे बताओगे सर्च करके कि इनको जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों के अंश से बने हैं मेरे भाई, है ना, जीवों से बने हैं, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण अलग चीज है, उपचयन अलग चीज है। अगर ऑक्सीकरण पूछे तो तुमसे मैंने बोला है कि चौथे चैप्टर का ही लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक परखनली में लगभग 3 ml एथेनॉल लीजिए। एथेनॉल का मतलब क्या था मेरे भाई? एथेनॉल का मतलब क्या था? अल्कोहल था। ठीक है, तथा इसे जल ऊष्मक से सावधानी से गर्म कीजिए। जल ऊष्मक का मतलब है जिसमें जल हो और ऊष्मा दे रहा हो। ठीक है, उससे सावधानी से गर्म करना है। इस विलियन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का 5% एक एक बूंद करके डालना है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा वो कैसा होता है? क्षारीय। और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होगा? क्षारीय। तो ये कितना, इसका कितना लेना है? 5% एक एक बूंद करके डालना है। इसमें डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है क्या? हाँ सर, बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति आती है जिसपे पोटेशियम परमैंगनेट अपना रंग खो देता है। आगे देखेंगे, अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता? मतलब इसका मतलब सॉरी, इसमें क्या होगा? देखो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है क्या? भाई शुरू में डालेंगे तो वो हल्का होगा, लेकिन लास्ट तक जब करेंगे तो वो ऐसे मतलब और गहरा होता जाएगा, लुप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता तो बताएंगे आप। ठीक है, प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, तो किसके कारण नहीं होता? ध्यान से सुन लेंगे, ऑक्सीकरण के कारण नहीं होता। ठीक है, प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया होगा। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एथेनॉल था, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। ये दोनों के सूत्र है K2Cr2O7 और ये पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 जिसको हम लाल दवा भी बोलते हैं। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH। हम देखते हैं कुछ पदार्थों में पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ठीक है, अतएव इनको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इनको? ऑक्सीकारक कहते हैं। संकलन अभिक्रिया की बात करते हैं। संकलन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था एक तरीके से जुड़ना है। तो देखेंगे, पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से, भिन्न का मतलब अलग दर से, जैसे कम चल रही है तो वो ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, बढ़ती है। जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, अभिक्रिया को तो प्रभावित नहीं करते लेकिन उनकी दर को बढ़ा देते हैं। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था और ये संतृप्त बना के भी दिखाई थी। असंतृप्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और संतृप्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा बताओ? प्रतिस्थापन में क्या करेंगे भाई? एक मतलब क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापन कर देगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु होता है, परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। ऊपर वाला जो लिखा है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस तरीके से गर्म करने पर हमारे पास CH3Cl और क्या बनता है? HCl बनता है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं मेरे भाई? बताएंगे सभी क्यों कहते हैं मेरे भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परिवर्तन में क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। क्या होगी मेरे भाई? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और ये क्या होगा? KMnO4 या K2Cr2O7 से द्वारा संपन्न होती है तथा एथेनॉल में छोड़ने पर क्या बन जाती है? हाइड्रोजन बन जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता मेरे भाई? तो ध्यान से सुन लेंगे। एथाइन जो होती है, एथाइन में कार्बन की एथाइन के मिश्रण का दहन क्यों लिया जाता है भाई? ऑक्सीजन के साथ एथाइन का उपयोग क्यों किया जाता है?
है ना। एथाइन तथा वायु के मिश्रण का क्यों उपयोग में नहीं लिया जाता, तो एथाइन जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है मेरे भाई, कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तथा वायु में केवल 20% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इनके पूर्ण दहन के लिए भाई देखो जो वायु का मिश्रण है ना, वायु का जो मिश्रण है इसमें इसको प्रॉपर एथाइन को जलाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मेरे भाई, इसको बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब जाके एथाइन जलती है। इसलिए हम वायु के मिश्रणों को काम में न लेकर ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, देखो मेरे भाई ये देखो, अब देखेंगे एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल क्या होता है भाई, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी थी। कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। गलनांक और रथनांक के लिए सारणी 4.1 देख लेंगे। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं, तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त ये अच्छा विलायक है। मैंने इसके गुणों में लिखवा रखा है मेरे भाई, सारी चीजें है ना, तुम्हें लिखवा रखी है कि नहीं लिखवा रखी, बताओ, सभी बताएंगे, लिखवा रखी है ना। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि स्थितियों में, तो ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है तुम्हें, ठीक है। चलो क्रियाकलाप 4.6 देख लेते हैं। शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन, लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक टुकड़े को एथेनॉल एल्कोहल में डाले कि आप प्रेक्षित कीजिए। उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब वही चीजें हैं कि उत्सर्जित गैस कौन सी निकलेगी नहीं निकलेगी, हम पहले अभिक्रिया करके देखेंगे, अभिक्रिया से हमको पता चल जाता है, तो ठीक है, मतलब जो समीकरण बनाकर, ठीक है। तो हम देख लेंगे भाई एथेनॉल का सूत्र होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऐसे ऐसे बना लेगा, सोडियम के साथ ऐसे ऐसे क्रिया करके बना लेगा। तो सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन की ध्वनि को हम फटफटे वाली ध्वनि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। एल्कोहल जो होता है मेरे भाई, एल्कोहल जो होता है ना मेरे भाई, एल्कोहल जो होता है देखो असंतृप्त, देखो ये तो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा यहाँ पे, ठीक है ना मेरे भाई। सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या बना लेगा, सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या हो जाता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी मैंने तुम्हें लिखाई हुई है, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल टॉपिक नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी मैंने लिखवाया है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव क्या पड़ता है मेरे भाई, देखो ये पी के लुढ़क जाते हैं, ऐसा नहीं है नालायकों, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है तुम्हारा जो दिमाग का सेंटर ना वो हिल जाता है, ऐसे समझ लो। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक द्विधा, उनींदापन, सामान्य अंतर्बाध का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उससे के सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। तो एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल, एथेनॉल तो क्या है भाई जो अपन लेते हैं, पाऊँ मैंने तुम्हें बताया था। मेथेनॉल क्या है भाई, मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा अगर ले ली तो वो मृत्यु हो सकती है उससे, ठीक है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है। आगे देखेंगे, जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है, मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी, चाक्षुष का मतलब है आंख, चक्षु, चक्षु का मतलब ये है नेत्र, नयन, नयन क्या बोलते हैं इनको, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, द्रग, ये इसके क्या है पर्यायवाची। तो चक्षुष क्या होते हैं, तुम्हारी आंख होती है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, मतलब जो आंखों की जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है मेरे भाई। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है जिससे विकृत एल्कोहल भी कहा जाता है। भाई मैंने विकृत एल्कोहल को नहीं बताया है तो आप लिख लेंगे कि यहाँ से आप लिखेंगे मेरे भाई, है ना। ये वाली चीज को आप अंडरलाइन कर देंगे या लिख लेंगे मेरे भाई, बुक में नोट्स में लिख लेंगे। अपने नोट्स में मैंने तुम्हें बोल रखी है कि जब भी अपन लिखेंगे उसके बाद में अपन को एक पन्ना खाली छोड़ना ही छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी तो अपन मतलब भूल गए होंगे। तो अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिला दिया जाता है। तो अल्कोहल में लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, देखो विकृत अल्कोहल, हेडिंग डालेंगे विकृत अल्कोहल। और इस विकृत अल्कोहल में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनते जाएंगे, मैं बोल रहा हूं तुम लिखना है। तो लिखेंगे अल्कोहल में, अल्कोहल की पहचान के लिए हम इसमें रंजक मिला देते हैं। अल्कोहल की पहचान के लिए क्या मिला देते हैं, रंजक मिला देते हैं। या फिर सीधा लिखेंगे कि अल्कोहल में उसकी पहचान के लिए उसमें कुछ रंजक मिला दिए जाते हैं जिसके कारण वह क्या हो जाता है, नीला बना दिया, उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे ईंधन के रूप में अल्कोहल, गन्ना जो होता है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है मेरे भाई। गन्ना क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस
जिसको सिरा, मोलेसस, गन्ने का रस मोलेसस सिरा बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। तो किससे बनाई जाती है? गन्ने को सड़ाकर बनाई जाती है मेरे भाई। जो गन्ना होता है अपने पास, उसको सड़ाकर बनाई जाती है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर, अल्कोहल में क्या मिला देते हैं? पेट्रोल मिला देते हैं और उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है, और भी जहरीली गैसेज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, वो वाली गैस उत्पन्न नहीं करता, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है अगर पेट्रोल में हम अल्कोहल मिला लेते हैं। ठीक है, चलो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म देखते हैं मेरे भाई। एक मिनट इसको देख लेता हूँ, कितना चैप्टर रह गया। ये तो भाई थोड़ा सा रह रहा है, कितना टाइम हो गया देखता हूँ। टाइम 50 मिनट हो गए। चलो कोशिश करता हूँ मैं कराने की, तुम तैयार रहो, है ना। चलो देखेंगे जो जो मेन चीजें हैं, बाकी तो क्या है। देखो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म देखते हैं मेरे भाई। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच मान की तुलना कीजिए। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? सार्वत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चल जाता है क्या? तो ये आप देखेंगे प्रैक्टिकल करके। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। बेटा देखो इसको नॉर्मली पढ़ लेंगे एक बार, थोड़ा सा ध्यान से देख के, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अब बताओ प्रबल अम्लों के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा? बता देगा सर, क्योंकि वो तो अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, और रंग मैंने तुम्हें लिखाए हुए हैं। जैसे भाई प्रबल अम्ल होगा तो कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, है ना। वो सारी चीजें मैंने लिखवाई है सेकंड चैप्टर में, जब पीएच स्केल देखोगे तुम। तो आगे देखते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को और क्या बोलते हैं मेरे भाई? एथेनॉल को तो हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? एथेनॉल को अल्कोहल बोलते हैं। और एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल में क्या होता है? सिरका होता है, तो ध्यान से समझेंगे। तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जो कि मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है। इसे आचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, ये बात भी मैंने तुम्हें लिखाई है। और इसके लिए इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल लिखवाया ना बेटा मैंने, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के परिविपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। एक परख नली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे 1 ml एथेनॉल, जिसको परिशुद्ध अल्कोहल एवं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक जल ऊष्मक में उसे गर्म कीजिए। जल ऊष्मक का मतलब है मेरे भाई, देखो ये जल है, इसमें जल ऊष्मक का मतलब है जिसमें जल भी हो और उसको ऊष्मा दी जा रही हो। मतलब अपने परख नली में रख लिया, जल के अंदर डाल दिया, लेकिन ये जल में घुलनशील, जल में घुला तो नहीं है ना, ये जल से ऊष्मा ले रहा है। तो जल ऊष्मक का मतलब जल को जब हमने ऊष्मा दी तो उससे ऊष्मा इसमें ट्रांसफर हो गई, है ना। तो देखेंगे कहाँ पे गई, देखो अब इसे उस बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20 से 50 ml जल हो। उस मिश्रण को सूंघिए। अब सूंघने पे पता चलेगा, मैंने तो आज तक सूंघा भी नहीं है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं देखते हैं मेरे भाई। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। CH3COOH CH3CH2OH अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखो एथेनोइक अम्ल का सूत्र तो CH3COOH है ही, ठीक है। एथेनॉल का C2H5OH है, तो ये क्या बना लेगा? CH3COO CH2CH3। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि हमको याद रखना है, पहले तो CH3 याद रखना है, COO CH2 और बाद में भी क्या है? CH3। ठीक है, चलो। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो कि एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे भाई? क्षार है। एस्टर पुनः अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो किसका भाई? सोडियम और पोटेशियम के जो लवण होते थे वो क्या बनाते थे? साबुन बनाते थे। उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? साबुनीकरण। ठीक है, तो साबुनीकरण की प्रक्रिया को यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई। साबुनीकरण की प्रक्रिया अगर नहीं लिखवाई मैंने, यहाँ से लिख लेंगे। सोडियम यहाँ से करके और तुम लिखोगे साबुनीकरण कहा जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, ये इसी को ये वाली अभिक्रिया यहाँ से यही है मेरे भाई। ठीक है, चलो देखो साबुनीकरण की प्रक्रिया मैंने साबुन बनना बताया ना, साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं मेरे भाई। सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण। ठीक है, क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसा होगा बताओ? क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो मेरे भाई, क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाने पर
खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण, जिसको हम सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट या जल बनाता है, या एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करता है, आइए जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। देखो भाई, जब तुम क्रियाकलाप करोगे इसको करके देख लेना तुम, ठीक है। तो गैस का पता लगाना है तुम्हें, ठीक है। और कौन सी गैस निकलेगी बताओ, मैं बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जहाँ पे कार्बोनेट होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहाँ पे कार्बोनेट एवं कार्बन हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यह अभिक्रियाएं मेरे भाई। इसको थोड़ा सा देखो तुम पढ़ने का प्रयास करोगे। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, ऑक्सीकारक क्या है ये बताएंगे आप, बताओ क्या क्या है, बताओ कैसे अंतर कर सकते हैं भाई। अल्कोहल में जो गंध, एक तो इसके गंध से पता कर सकते हैं, अल्कोहल में गंध कैसे आती है, स्पिरिट की तरह आती है। दूसरा क्या होता है बताओ, दूसरा क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो नीले लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता मेरे भाई, है ना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये तो अम्ल है, अल्कोहल प्रभाव नहीं डालता। तो दो तरीके तो ऐसे हो गए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है मेरे भाई बताओ, हम इसको क्या करेंगे भाई, अब देखो जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल जो होगा ये क्या करेगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत का चालन करेगा। मैंने तुम्हें बताया था ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे जो विद्युत का चालक नहीं करते। तो ये वाले चीज तीन तरीके से। साबुन और अपमार्जक में देखो क्या है, दो परखनली में 10-10 ml जल लीजिए, दोनों में एक एक बूंद तेल। तेल मतलब कौन सा, जो पाक तेल, पाक का मतलब है जिसको हम भोजन पकाने के लिए काम में लेते, डालिए उन्हें ए और बी नाम दीजिए। परखनली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंदे डालिए, दोनों परखनलियों के समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परखनलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं? क्या जल और तेल आपस में अलग अलग दिख रहे हैं या एक साथ ही मिल गए हैं? तो कुछ देर तक दोनों परखनलियों को स्थिर रखिए एवं फिर उस पर ध्यान दीजिए, क्या तेल की परत अलग हो जाती है? ऐसा किस परखनली में पहले होता है? तो देखो मेरे भाई, ये इस तरीके से तेल की बूंद होती है। और ये जो संरचना बन रही है वो किसकी है, मिसेल का निर्माण है। ये किसके होते हैं, सोडियम के लवण है, यहाँ पे किसके हैं, सोडियम के लवण, ठीक है। देखो इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, और आप तेलीय मतलब जिनमें तेल के मैल होते हैं, ठीक है। जैसे खाना खाया तुमने, तेल गिर गया, फिर उसमें मिट्टी गिर गई, तो तेलीय मैल हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ये बात मैंने लिखवा दी थी। साबुन का आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना का निर्माण करते हैं, जहां अणु एक सिरा तेल की कण और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है, जिसको हम पायस बोलते हैं। इमल्शन को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पायस बोलते हैं मेरे भाई, है ना। इस प्रकार साबुन का मिसेल साबुन का जो मिसेल होता है मैल को पानी के बाहर निकालने में मदद करता है और कपड़े साफ कर देता है। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं? जो साबुन हाइड्रोकार्बन घोलने में बनता है, तो ऊपर बनाइए मिसेल की संरचना है। यहाँ पे देखो ये मिसेल की संरचना है मेरे भाई। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों विभिन्न गुण धर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी सिरा कहते हैं, दूसरे को जल विरागी सिरा कहते हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं होता। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, ठीक है। ये मिसेल की संरचना थी, ये मैंने मिसेल का इस तरीके से ये बताया था तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ये साबुन और तेल है। अब यहाँ पे देखो चिकनाई अथवा मैल है मेरे भाई, ये चिकनाई अथवा मैल है। ये जलरागी और जल विरागी सिरा है, ठीक है। तो जलरागी तो कौन सा है, जो जल में घुल जाएगा, और जल विरागी कौन सा है, जो ये अलग दिख रहा है इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसमें धोएंगे तब ये जाएंगे ना नीचे, देखो इस तरीके से। अब ये इसमें जाएंगे तो अब ये वाले तो क्या हो जाएंगे, जल में घुल जाएंगे। इसको ऊपर उठा देंगे, जैसे ऊपर उठाते जाएंगे, ये खींच के बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा सिरा जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण इसमें जल विरागी पूंछ के गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में का साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, तथा आयन विकर्षण के कारण वे क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है मेरे भाई। कैसा दिखाई देता है, साबुन का घोल बादल के समान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह प्रकीर्णन को बताता है। ये प्रकीर्णन की क्या करता है, क्रिया करता है, मतलब ठीक है ना, प्रकीर्णन प्रभाव को बताता है। अलग अलग प्रखनलियों में 10-10 ml आसुत जल का मतलब वर्षा का जल है, ठीक है मेरे भाई, एवं कठोर जल, हैंडपंप या कुएं का जल लीजिए। दोनों में साबुन घोल के कुछ बूंदे मिलाइए। दोनों प्रखनलियों को एक ही समय तक हिलाइए। उससे बने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस प्रखनली में अधिक झाग बनता है, किस प्रखनली में श्वेत दही जैसा अवशेष प्राप्त होता है। शिक्षक के लिए निर्देश, यदि आपके, ये मेरे लिए निर्देश है, तुम्हारे लिए नहीं है। यदि आपके पास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सल्फेट अथवा मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड को घोलकर तैयार कीजिए। तो देखो भाई, कठोर जल में क्या क्या होते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। कठोर जल में क्या क्या होते हैं,
देखो कठोर जल में क्या क्या होंगे, या तो अपने पास हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, अथवा सल्फेट, अथवा मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, ध्यान रख लेंगे इस तरीके से। आगे देखेंगे, 2 परखना ले लीजिए, प्रत्येक में 10-10 ml कठोर जल डालिए, एक में साबुन के घोल की 5 बूंदे, दूसरे में आप पारजक के घोल की 5 बूंदे लीजिए, दोनों परखने लेके एक समय तक हिलाइए और इन दोनों में झाग की मात्रा देखिए किस परखने में दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है। तो साबुन वाले में बनेगा, क्योंकि अपमार्जक तो इस तरीके की क्रिया ही नहीं करेगा, तो अपमार्जक तो झाग बनाएगा मेरे भाई। आगे देखेंगे, क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ है घुलनशील पदार्थ जिसको स्कम बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, इससे चिपचिपा सा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों से विक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग करके इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। आगे देखेंगे, इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, देखो, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग बता सकते हैं कोई कठोर जल है अथवा नहीं? हाँ, बता, डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि भाई बताओ, डिटर्जेंट का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि कठोर जल है या नहीं है? बताएंगे, सभी बताएंगे मेरे भाई, बता सकते हैं क्या? अरे है नालायक को, बताओ जल्दी जल्दी बताएंगे। प्रयोग द्वारा आप बता सकते हैं कोई जल कठोर है अथवा नहीं, बताएंगे सभी। बताओ, बता सकते हैं क्या? ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते मेरे भाई क्योंकि साबुन तो क्या था, कठोर जल में कार्य नहीं करता, लेकिन वो तो मतलब तो क्या बोलते हैं उसको, मृदु जल में तो क्रिया करता है, लेकिन कठोर जल में क्रिया नहीं करता। लेकिन अपमार्जक तो कठोर में भी करता है, मृदु में करता है, इसलिए हम इसका पता नहीं लगा सकते। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटक कर डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? बताओ मेरे भाई, क्यों होती है उसको रगड़ने की आवश्यकता? बताएंगे मेरे भाई, क्यों होती है उसको रगड़ने की आवश्यकता? बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि वो मिसेल का निर्माण हो जाए। क्या हो जाए? मिसेल का निर्माण। जब मिसेल का निर्माण हो जाएगा तो कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रगड़े क्यों जाते हैं, डंडे से क्यों पीटे जाते हैं? मिसेल के निर्माण को करने के लिए, ठीक है, मिसेल का निर्माण करने के लिए। आपने क्या सीखा मेरे भाई? देखो, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतु संयोजकता, देखो ये तो सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, ठीक है ना। ये प्रश्न है तुम्हारे, ये प्रश्नों को मैं एक बार फिर से ले लूंगा भाई तुम्हारा ना, जब भी क्वेश्चन वाली क्लास चलेगी उसमें 1-1.5 घंटे का निकाल के इसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये सामूहिक क्रियाकलाप है जो तुम कर लेना। आज की क्लास इतनी ही काफी है मेरे भाई। आज मैं थक चुका हूँ क्योंकि आज मुझे 2 से 2-2.5 घंटे हो चुके हैं लगातार, है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। देखो, कुछ चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आई होंगी, मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोई चीज़ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करेंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, कल से अगर 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो 5वां करेंगे, या फिर मतलब इसको आगे बढ़ा के इसको भी मतलब इसको कंप्लीट कराने के बाद में ही फिर 5वां स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो देखते हैं, कल की कल सोचते हैं। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और आज देखो मैं तुम्हें बड़ा बड़ा सा दिख रहा हूँ, है ना, तो बताएंगे मुझे ये वाली स्क्रीन सही है या पहले वाली जो छोटी वाली थी वैसे ही सही है, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है, चलो चलते हैं।